हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द टीचर। और आज हम अपनी जीएस सीरीज़ का 6th पार्ट लेकर के आपके सामने आ गए हैं। और सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा कि हमने जो है 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ठीक है, यानी कि ऋग्वेद की जो टाइम था, ऋग्वेद के टाइम पे यानी कि वैदिक पीरियड में सबसे मेन जो संपत्ति थी वो उस टाइम पे क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी, गोधन। यानी कि जो गाय होते थे ना, गाय, उसको माना जाता था कि ये सबसे बड़ा धन है। ठीक है, उस वक्त पे खेती का इतना विस्तार नहीं हुआ था या कि एग्रीकल्चर ने इतना डोमिनेट नहीं किया था, इसलिए जो गोधन होता था यानी कि जो कैटल्स वगैरह होते थे वो जो है उनकी मेन जो है संपत्ति होती थी, प्रॉपर्टी होती थी। और कहीं कोई चोरी चकारियाँ भी होती थी, मतलब कि पास वाले के कबीले वाले किसी दूसरे कबीले पे हमला भी करते थे, तो चोरी करने के लिए वो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते थे, यानी कि इन्हीं चीज़ों को चोरी कर लेते थे, जैसे गोधन वगैरह, कैटल्स वगैरह को चोरी करके ले जाते थे। तो उस वक्त पे जो है गोधन ही सबसे बड़ा जो है संपत्ति का एक रूप होता था। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा वेद ऐतिहासिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है? यानी कि जो 4 वेद हैं हमारे, उसमें से ऐतिहासिक दृष्टि से जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो है सामवेद। अब सामवेद में क्या है? इसमें गीत संगीत और मंत्र वगैरह हैं, यानी कि म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड है, तो इसका इतना जो है महत्व नहीं है। दूसरे जो हमारे जैसे कि ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, उसके कंपैरेटिवली अगर हम सोचें तो इसका जो है कम यूज़ है एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या है? शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? आपने देखा होगा ना, आपके पास अगर कैलेंडर होगा तो वहाँ पे लिखा होता है विक्रमी संवत करके, शक संवत करके ऐसा लिखा होता है। तो वहाँ पे जो ये शक संवत है, ठीक है, ये शुरू किया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क कौन थे? ये थे कुषाण वंश से। ठीक है, यानी कि 127 से लेकर के 150 के आसपास, यानी कि 127 से 150 ईस्वी के आसपास जो है इन लोगों का शासन था इंडिया पे। ठीक है, और इन्होंने एक काम और किया कि बौद्ध धर्म जो है ना इंडिया के अंदर, उसको फैलाने में जो है इनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। लगभग इनके टाइम पे इन्होंने बौद्ध धर्म का इतना विस्तार कर दिया था कि चाइना तक जो है फैला दिया था बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है, 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, इसके साथ ही कुछ और ऑप्शंस भी हैं, मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ। तो और ऑप्शंस क्या है हमारे पास? जैसे कि ए ऑप्शन को देखिए, 14 अप्रैल लिखा हुआ है, 14 अप्रैल को होता है अम्बेडकर जयंती। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती होती है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, 22 अप्रैल। अब 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे। ठीक है, पृथ्वी दिवस। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? अर्थ डे। और इसका डी ऑप्शन जो है, 7 अप्रैल तो हमने कर लिया, सी ऑप्शन जो है वो स्वास्थ्य दिवस है। तो डी ऑप्शन 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 25 अप्रैल को हम मनाते हैं मलेरिया डे। ठीक है, तो आई होप ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 और क्वेश्चंस जो है मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्या है? प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है वो मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में किया गया है या किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद है 74। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, आर्टिकल 74, यानी कि अनुच्छेद 74 जो है वहाँ पे इसका जो है पूरी तरह से विस्तार में विवरण किया गया है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद बी, सॉरी अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में क्या दिया हुआ है? ये संबंधित है हमारे राष्ट्रपति से, यानी कि प्रेसिडेंट से संबंधित होता है ये अनुच्छेद 52। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 80 क्या है? अनुच्छेद 80 जो है हमारा वो है राज्यसभा से रिलेटेड, यानी कि राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी आपको अनुच्छेद 80 में यानी कि 80 में मिल जाएगी। और राज्यसभा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है परमानेंट होती है। ठीक है, कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, और इसकी जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है
वो हो सकती है 250, यानी कि 250 के लगभग इसकी जो है अधिकतम संख्या हो सकती है सदस्यों की। ठीक है। और एक सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम जो उम्र रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, वो होती है 30 ईयर्स, यानी कि 30 वर्ष का एक व्यक्ति होना चाहिए कम से कम इसकी जो सदस्यता लेने के लिए। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सभापति होता है, यानी कि वो होता है उपराष्ट्रपति। हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो इसका उपसभापति होता है, प्रधान सभापति के बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये कभी भंग नहीं होती है। ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है राज्यसभा के रिलेटेड, और आर्टिकल नंबर 80 में इसका पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है। इतना याद रह जाएगा आपको। अब अनुच्छेद 81, यानी कि उसके जस्ट बाद किसकी बारी आती है? इसके जस्ट बाद आती है लोकसभा की बारी। ठीक है। अब ये जो है परमानेंट नहीं है, ये डिसॉल्व होती रहती है हर 5 साल में। लोकसभा जो हम चुनते हैं ना, जहाँ पे प्रधानमंत्री वगैरह और मंत्रिमंडल वगैरह का उल्लेख होता है, उसी में लोकसभा का जो है काम होता है। मतलब कि लोकसभा के अंडर ही वो लोग काम करते थे। तो इसका गठन 5 साल के लिए होता है। और जो मैक्सिमम सीट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट इसके अंदर हो सकती है, तो वो हो सकती है 552। ठीक है। और इसकी सदस्यता के लिए उम्र जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 25 वर्ष की है, यानी कि 25 वर्ष का एक व्यक्ति होना चाहिए इसकी सदस्यता के लिए। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? लोकटक झील कहाँ स्थित है? अब लोकटक झील जो है, इसका सीधा सीधा आंसर हमारा बनता है मणिपुर में। ठीक है। यानी कि लोकटक झील, आपको बस इतना याद रखना, और कुछ ज़्यादा इसमें मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है आपको, यानी कि दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस लोकटक झील जो है कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर है। ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है, जैसे कि महाराष्ट्र में हमें पता है ये लोनार झील है, और ओडिशा के अंदर जो है हमारा चिल्का झील हो गया। ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो है हमारा सांबर झील हो गया, नमक जो बनाते हैं उससे। ठीक है। इनलैंड यानी कि ज़मीन के अंदर, यानी कि समुद्र से नहीं मिला हुआ, जो ज़मीन के ऊपर जो मेन लैंड है उसके ऊपर जो सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है, राजस्थान के अंदर नमक बनाया जाता है वहाँ से। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? अब मैंग्रोव वन क्या होते हैं? आपने सुंदरवंश के बारे में सुना होगा ना। सुंदरवंश जो डेल्टा है उधर पश्चिम बंगाल की तरफ, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और दूसरे भी राज्यों में पाए जाते हैं। तो वहाँ पे पानी खड़ा रहता है, मतलब कि लगभग 2-3 फीट के आसपास या उससे भी ज़्यादा पानी खड़ा रहता है। तो उस पानी के ऊपर जो है, मतलब कि वो पेड़ होते हैं, यानी कि पूरे पानी के अंदर होते हैं वैसे। ठीक है। उनकी जड़ें वगैरह थोड़ी सी बाहर निकल जाती है ऑक्सीजन के लिए, और वैसे भी वो बड़े होते हैं। तो वहाँ पे जो जिस तरह के पेड़ मिलते हैं उस पानी के अंदर, उसी को बोलते हैं मैंग्रोव जो वन है उनको बोलते हैं। ठीक है। और ये सर्वाधिक जो पाए जाते हैं हमारे, ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनका जो मेन काम है वो क्या है कि ये, मतलब कि हार्श कंडीशंस ये कह लीजिए कि ऑक्सीजन लेवल जो है, क्योंकि वो समुद्र के पास लगते हैं एक्चुअली, तो उस नमकीन पानी से घिरे रहते हैं, लेकिन नमकीन पानी में से भी वो अपना मिनरल वगैरह निकाल लेते हैं, तो उनके अंदर कुछ खासियत होती है, प्रॉपर्टीज ऐसी होती है उन पेड़ों के अंदर। ठीक है। और एक मेन काम ये क्या करते हैं कि सॉइल इरोजन जो होता है ना, मृदा अपरदन जिसे बोलते हैं, मतलब मृदा क्षरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो उसको भी रोकते हैं, यानी कि मिट्टी को जो कटाव है, मिट्टी का कटाव, उसको भी रोकते हैं। तो उनकी जड़ें जो है पकड़ के रखती है मिट्टी को, जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं होता। ठीक है। तो मैंग्रोव वन का हो गया। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल के अंदर पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। सेकंड नंबर है यहाँ पे गुजरात का, थर्ड नंबर है अंडमान और निकोबार, और फोर्थ नंबर है जो आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इस सीरीज में आपको याद कर लेना है। हालांकि इतना पूछेंगे नहीं आपसे, बस इतना पूछेंगे सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो की थी ऑप्शन बी, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ठीक है। हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। और जो ए ऑप्शन है ना, मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी ने इसका नाम दिया था रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। और इसका नाम किसने दिया था? मैडम क्यूरी ने दिया था। ठीक है। आइंस्टाइन और न्यूटन का इससे रेडियो एक्टिविटी वगैरह से कोई लेना देना नहीं है खास, तो इनको छोड़ दो आप। ठीक है। तो हेनरी बैक्यूरेल जो है इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया। तो ये आप सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत भी मतलब कि इंटरेस्ट है जीएस में, तो ये छोड़ा गया था 1975। डी जो ऑप्शन है ना यहाँ पे लिखा हुआ 1975, तो 1975 के अंदर जो है हमारा पहला भारत का उपग्रह छोड़ा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट गणितज्ञ थे जो हमारे मैथमेटिशियन थे मेडिवल टाइम के अंदर। तो एक्चुअल मेडिवल भी नहीं है, एंशियंट टाइम के अंदर थे। तो उस वक्त पे, ठीक है, उस वक्त पे मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर जो है आर्यभट्ट जो है नाम का एक उपग्रह छोड़ा गया था। और ये किसकी मदद से हमने जो अंतरिक्ष में छोड़ा था या स्पेस में छोड़ा था, ये छोड़ा था यूएसएसआर के, यानी कि जो आज का रशिया है ना, पहले वो यूएसएसआर होता था। 1991 पे वो डिसॉल्व हो गया तो रशिया बन गया, वो अलग कहानी है, किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे उसको। तो यूएसएसआर ने हमारी मदद की थी उस वक्त पे इसको जो है लॉन्च करने में, और उन्होंने ही लॉन्च किया था हमारा पहला उपग्रह जो है। तो इतनी जो कहानी है आपको इसके बारे में, इससे रिलेटेड आपको याद रखनी है कि यूएसएसआर ने हमारी मदद की थी, उनकी मदद से हमने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़ा था 1975 में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी। हमें पता है कि इसरो का जो गठन हुआ था वो तो हुआ था 1969 के आसपास, ठीक है। 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो का जो है गठन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और विक्रम साराभाई, ठीक है, ने की थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ओके, तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, विक्रम साराभाई को, ठीक है। तो विक्रम साराभाई ने जो भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम था ना, सबसे पहले अंतरिक्ष के बारे में मतलब कि इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब स्पेस रिलेटेड चीज़ों के अंदर। तो ये जो प्रपोजल दिया था, जिसने इस पे काम किया था सबसे ज़्यादा, वो थे विक्रम साराभाई, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये कौन थे, ये थे एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, एक्चुअली इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। और इन्होंने जो है स्पेस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जो है ध्यान दिया, पहले मतलब की बात करने वाले यही व्यक्ति थे। तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और वंस अगेन आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा 50 सब्सक्राइबर्स के लिए। और उसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट कीजिए ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। तब तक के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।